हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 7 अगस्त 2024 का करंट अफेयर डिस्कस किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के माध्यम से आपका पूरा लेक्चर कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट मिलेंगे, जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। आप देखिएगा कि एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन है कि जो इसका पीडीएफ होता है वीडियो का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके बाद कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, तो वहां से आप जाकर के टेलीग्राम से के माध्यम से पीडीएफ पा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का इम्पोर्टेंट डेज के साथ। देखिए, आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। काहे के लिए मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन जब चला था, स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारत में चला था। 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए और स्वदेश की वस्तुओं को जो है अपनाने के लिए आंदोलन जब चला था 1905 में, उसी के याददाश्त में ये जो है 7 अगस्त को ये मनाया जाता है। और ये 2015 से मनाया जाता है। 2015 में मतलब इसका पहला संस्करण था। इस वर्ष इसका तो 2015 में पहला था, तो इस वर्ष इसका 10वां संस्करण हो गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब से ये किस लिए मनाया जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन के याद में 7 अगस्त को जो है मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2015 में से पहले बार मनाया गया था 7 अगस्त 2015 को, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो कौन सा देश है जो उनको जो है अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो विकल्प में फिजी, तिमोर लेस्ते, न्यूजीलैंड, वियतनाम। तो सही उत्तर आपका रहेगा फिजी। ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और फिजी के राष्ट्रपति जो है उनको अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। तो इसका देखिएगा कि भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष का फिजी का यह पहला दौरा है। फिजी वो पहली बार गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लिस्ते तीनों देशों के अपने सरकारी यात्रा पर है इस समय। तो किस देश का उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला गया है? फिजी का। इसका नाम है सम्मान का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इसके नाम से तो स्पष्ट हो रहा है कहाँ ये फिजी का है, इसलिए संभावना कम है कि ये किस देश का है। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि किस देश का जो है सबसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए, तो इस फिजी की सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ये फिजी का पहला दौरा है। अभी तक कोई भी राष्ट्राध्यक्ष फिजी नहीं गया है, तो ये पहली बार जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां गई हैं। ये है फिजी, देख लीजिए मैप में, पैसिफिक प्रशांत महासागर में फिजी की राजधानी सुआ है। सुआ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज में है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सुराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क में शिक्षा और समृद्धि श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो विकल्प में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो सही उत्तर आपका सी रहेगा। सी, उत्तर प्रदेश जो है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के जो रैंकिंग आया है शिक्षा में उत्तर प्रदेश, और समृद्धि में आपका गुजरात शीर्ष पर है। ये जो है
QCI का भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक सशक्त पहल है जिसे विकसित भारत के लिए नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्यों के बीच जो है उत्कृष्टता लाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, लाने के लिए ये लाया गया है उत्कृष्टता। और इसमें जो है 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ के माध्यम से इसको कवर किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुशासन या शासन। शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि, सुशासन। तो ये 4 इंडेक्स के माध्यम से, 4 स्तंभ के माध्यम से इसमें इसको रैंकिंग दिया जाता है। तो शिक्षा में सबसे ऊपर जो है, सबसे अच्छा शीर्ष रैंक पाया है उत्तर प्रदेश और समृद्धि में गुजरात। और स्वास्थ्य में कौन पाया है आप कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है भारतीय गुणवत्ता परिषद। इसकी स्थापना जो है 1997 में हुआ है। तो इसका देखिए क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, इकोसिस्टम क्वालिटी के लिए बनाने के लिए ये इसको जो है स्थापित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो किस देश की परियोजना के लिए? विकल्प में है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो सही उत्तर आपका रहेगा आपके पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो यहाँ के लिए, नेपाल के लिए 669 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 5000 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है। जो नेपाल का लोबर है अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो कौन है? लोबर अरुण। इसके लिए ये दिया गया है। इसको कौन निर्माण कर रहा है? इसके निर्माण के लिए दिया गया है। इस पे जो है सतलज जल विद्युत निगम इसको जो है निर्माण कर रहा है। इसका नेपाल सरकार जो है सतलज जल विद्युत निगम को ये कार्य सौंपा है कि लोबर अरुण जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कार्य यही करेगा। तो किसको दिया गया है? लोबर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 669 मेगावाट का ये परियोजना है। 5000 करोड़ रुपया दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है किस परियोजना के लिए भी दिया गया है? तो ये है परियोजना लोबर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कहां सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो सबसे ज्यादा जो है कहां बनाया गया है? विकल्प में है बनारस, मथुरा, उज्जैन, ग्वालियर। तो सही उत्तर आपका रहेगा उज्जैन। उज्जैन में 1500 लोग एक साथ मिलकर के डमरू बजाए हैं, लगभग 10 घंटे 1500 लोग मिलकर के डमरू बजाए हैं। तो ये विश्व रिकॉर्ड जो है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो चीजें दर्ज होती हैं वो विश्व में पहली बार वैसा होता है, इसलिए इसको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। तो कहाँ हुआ है? उज्जैन में। उज्जैन मध्य प्रदेश में एक शहर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचा दीजिएगा, जिसके माध्यम से जो है अगर जितने लोग आप देखेंगे और जितना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे उसके माध्यम से हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। तो आपके लिए नया नया वीडियो जो है नए टॉपिक पे अच्छे से कवर किया जाएगा। तो ये आपका मोटिवेशन हमारे लिए जो है वीडियो लाने का एक माध्यम होगा। हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो विकल्प में है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, उत्तराखंड। तो सही उत्तर आपका रहेगा किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को। किस लिए जीवन दान पुरस्कार दिया जाता है? जहां अंगदान के लिए अच्छा सा माहौल क्रिएट होता है, जहां अंगदान की संख्या जो है बढ़ती है, वहां जो है इसके प्रति पॉजिटिव रवैया लोगों को रहता है, उस राज्य को जो है इसके जीवन दान पुरस्कार दिया जाता है। तो आंध्र प्रदेश जो है अंगदान के मामले में
काफी अच्छे से सुधार किया है। इसके उपलक्ष्य में आंध्र प्रदेश को जीवन दान जो है पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन ये जरूर ये आंध्र प्रदेश जो है भारत में सबसे ज्यादा अंगदान नहीं करता, ये बात आप याद रखिएगा। नहीं तो आप समझिए कि जीवन दान पुरस्कार मिला तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश करता है। नहीं, ये माहौल यहाँ क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव माहौल हुआ है अंगदान के मामले में, लेकिन सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु आपका अंगदान करता है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो केरल, तमिलनाडु सबसे फर्स्ट पे है, केरला जो है सेकंड पे है, उसके बाद कहीं किसी का स्थान आता है। तो सबसे ज्यादा कौन आपके राज्य में अंगदान कहाँ होता है? तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पे केरल में। कहने मतलब देखिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सब जो साउथ वाले क्षेत्र हैं, यहाँ अंगदान के प्रति जो है लोगों का रवैया पॉजिटिव है। वहीं नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो अंगदान जो है कोई नहीं करना चाहता, बहुत कम लोग करना चाहते हैं। और वहीं देखेंगे स्पेन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। तो स्पेन जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक जो है स्पेन में अंगदान किया जाता है। किस देश में? स्पेन में। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये देखिएगा आंध्र प्रदेश को मिला है कौन सा पुरस्कार? जीवन दान पुरस्कार। जीवन दान पुरस्कार ये हेल्थ राज्य मिनिस्टर है, इन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किया है, अनुप्रिया पटेल जी हैं। अगला फिर देखिएगा, आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो विकल्प में है बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर आपका रहेगा नागालैंड। नागालैंड जो है इस तरह की किसी आपदा के प्रबंधन में जो बीमा कराने के लिए पहला राज्य जो है बना है। तो पहला राज्य है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो कौन सा देश का पहला राज्य है? तो नागालैंड, आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला। ये देखिएगा हमारे यहाँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो 2005 में एक्ट आया था उसके माध्यम से गठित हुआ था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में बना था। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन कब बना था। इसके जो है अध्यक्ष जो है एनडीएमए के पीएम होते हैं, और राज्य स्तर पर वही देखेंगे तो सीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला कलेक्टर। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश तीसरे वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन की आवाज, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की, यहाँ दक्षिण एशिया नहीं है, इसको देख लीजिएगा। कौन सा देश तीसरे वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन की आवाज, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो विकल्प में भारत, इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका। सही उत्तर आपका रहेगा भारत। ये वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का मेजबानी तीसरी बार भारत का, तीसरा जो है भारत द्वारा किया जा रहा है। थर्ड कौन कर रहा है? भारत। ये 2023 से इसका शुरुआत हुआ था। कब से? 2023 से। जनवरी 2023 में पहला हुआ था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, और वही देखेंगे नवंबर 2023 में ही इसका दूसरा संस्करण हुआ था। नवंबर 2023 में दूसरा। तो कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई समिट जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन की आवाज के रूप में जो कर रहा तो भारत कर रहा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई समिट अगर भारत में हो। फिर अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी फसलों की खरीद, सभी फसलों की, यहाँ देखिए एक दो नहीं कहा, जितने भी फसल राज्य में हो रहे हैं सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर की जाएगी। तो कौन सा राज्य है? विकल्प में महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार। तो जान रहे हैं आप, इसको समझ लीजिए कि जिस राज्य में इलेक्शन होने वाला है अगर वही राज्य सरकार ऐसा डिसीजन ले सकता है, क्योंकि हमारे किसान भाई इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं कि सभी फसलों पे हमें जो है एमएसपी मिलना चाहिए और इसको जो है लीगल कानून बना देना चाहिए। उसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। और हरियाणा में देखेंगे यहाँ बीजेपी की ही सरकार है, नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा ही ऐसा डिसीजन लिया गया कि सभी फसलों की खरीद जो है एमएसपी पर की जाएगी। एमएसपी मतलब आप समझिएगा क्या होता है,
कोई फसल बोने के पहले, जैसे मान लीजिए आप जिस पे एमएसपी दिया जाता है, जो उस सीजन आता है उस फसल को बोने के लिए, उसके पहले सरकार जो है मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस घोषित कर देती है कि सरकार, अगर आप कहीं भी ना बेच पाएंगे तो सरकार आपके फसल को इतने दाम में, मिनिमम इतने दाम में खरीद ही लेगा। जैसे मान लीजिए आप चावल की बात करते हैं, चावल मान लीजिए मार्केट में प्राइवेट है जो होते हैं प्राइवेट लोग, वो मान लीजिए 1800 में खरीदने के लिए कह रहे हैं, 1800 में, लेकिन आपका जो प्राइस है, जो उसे को बोने के लिए, उसको पूरा प्रोसेस करने के बाद तैयार करने के लिए आपका उसको लगा है 2000 रुपया, 2500 रुपया मान लीजिए लगा है, 2500 रुपया आपको लगा है उसको बोने में, 1 कुंतल का दाम। अब सरकार या ये जो 1800 2000 में लेने के लिए अगर मान लीजिए कह रहा है, तो सरकार ये कहेगी अच्छा ठीक है, हम उसको जो है मान लीजिए 2500 आपका लगा है, तो हम 3000 रुपए में आपको, कम से कम 3000 रुपए में खरीद लेंगे या 3500 में खरीद लेंगे। कहने का मतलब जो आपका लागत लगा है उससे ज्यादा ही हम जो है उसको खरीदेंगे, आपको कम दाम में नहीं बेचने देंगे। तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि सरकार जो है कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको देगी। समझिए बात को, कि इससे कम में आपको तो नहीं बेचने देंगे, यानी आपका जितना लागत है उसको उससे भी कम आपको नहीं बेचने देंगे। तो व्यापारी लोग जान ही रहे हैं कितने कम में खरीदते हैं गांव में। तो ये इसलिए सरकार जो है इस योजना को लागू की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। लेकिन ये जो है सिर्फ 22 फसलों पर और प्लस गन्ना पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, अभी बता रहे हैं क्या है। तो 22 फसल प्लस गन्ना पे जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, यानी 22 फसल प्लस 1 गन्ना। तो ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एमएसपी क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है। और ये एमएसपी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी देखी होंगे कुछ साल पहले तक किसान जो है किस तरह से रोड पर निकल गए थे एमएसपी को जो है लीगल दर्जा दिलाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग समझ गए हैं। और ये बोने, कोई भी फसल बुआई के पहले, मान लीजिए खरीफ का फसल अभी कुछ दिन पहले चल रहा था, धान के बुआई हो रही थी, सरकार इस धान के बुआई के पहले ही जो है निर्धारित कर देती है कि आपका धान इतने रुपए में अगले साल खरीदा जाएगा। यानी मान लीजिए 3000 रुपया उन्होंने घोषित कर दिया। तो ये होता है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इससे नीचे आप कभी नहीं खरीदेगी सरकार, जो है इससे नीचे नहीं खरीदेगी। तो ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दे देना। इसको लीगल दर्जा इसलिए जो है देने के लिए बात कर दी। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा कि ये क्या है, गारंटी जो है दिया जाता है। इसमें एमएसपी में कौन से फसल शामिल है, तो देखिएगा धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, चना, अरहर यानी तुअर जिसे कहते हैं, मूंग, उड़द, मसूर, मूंगफली, सरसों, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज, तिल, काला तिल, गेहूं, जौ, जूट, गन्ना, कोपरा। तो ये आप 22 फसल देखेंगे। और ये गन्ना जो है, गन्ना को एमएसपी नहीं दिया जाता है, ये नीचे है। इसको जो फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस दिया जाता है, उचित और लाभकारी मूल्य के रूप में गन्ना को दिया जाता है। फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस, तो गन्ना के लिए क्या दिया जाता है, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस। और 22 फसल ये है, उनको जो है एमएसपी दिया जाता है। तो ये केंद्र सरकार की बात हम कर रहे हैं, केंद्र सरकार दे रही है, राज्य इसमें जो है चेंज कर सकते हैं। और ये भी निश्चित है कि राज्य अगर कुछ फसलों के लिए कुछ दाम दे रहा, तो केंद्र अगर कुछ दाम दे रहा, तो राज्य उससे भी अधिक दाम दे करके खरीद सकता है। यानी दोनों लोग का कोई जरूरी नहीं कि केंद्र सरकार कुछ दे रही है तो राज्य सरकार को भी वही देना पड़ेगा, नहीं, राज्य सरकार उससे जो है ज्यादा दे सकती है। तो ये इंग्लिश में है, देख लीजिएगा इसको, कौन कौन से फसल शामिल किए गए हैं। ये आप देखेंगे खाद्यान्न में तो 7 फसल खाद्यान्न में है, और दाल में देखेंगे पल्स में तो 5 फसल है। ये देख लीजिएगा आप, यहाँ लिखा गया है। फिर ऑयल सीड में देखेंगे, यहाँ तिलहन में जो है इसको 8 फसल है, और ये इतना ये है। तो यानी 22 फसल यह हो गया, और एक आपका गन्ना शुगर केन हो गया, उसको जो है फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस के रूप में दिया जाता है। आप यहाँ एक क्वेश्चन देखिएगा, इसे जो है कौन जारी करता है, कौन इसमें रिकमेंड करता है कि इस फसल के लिए इतना जो है एमएसपी होना चाहिए। तो एक कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। ये इसको कहते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग,
कृषि मंत्रालय के तहत है, काम करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो ये जो है इसको रिकमेंड करता है, इसको किसी फसल पर कितना जो है एमएसपी होना चाहिए। केंद्र सरकार उसका वो निकालती है डाटा कि कोई भी फसल जो है, फसल के उत्पादन में फसल का कितना लागत लगता है, उस हिसाब से सरकार जो है उसको लिए एमएसपी जारी करती है। एमएसपी जो है बताती है कि हम इस फसल के लिए इतना एमएसपी देंगे। तो ये क्वेश्चन था आज का। और अगला देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के आदि चुनचुनगिरी अभयारण्य को पीकॉक यानी मोर अभयारण्य घोषित किया गया है? तो विकल्प में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक। कर्नाटक के आदि चुनचुनगिरी अभयारण्य को पीकॉक यानी मोर अभयारण्य के रूप में घोषित करने के लिए कहा गया है, घोषित किया है, केंद्र सरकार किया है। तो कर्नाटक में एक अन्य जो है मोर अभयारण्य है, जिसे कहेंगे बांकापुरा मोर अभयारण्य कहाँ है? पहले से इसको जो है स्थापित किया गया है कर्नाटक में। तो इसको ये जो है अगला बन गया है कर्नाटक में आदि चुनचुनगिरी अभयारण्य। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। और यहाँ एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि केंद्र सरकार अभी 2 जो है मोर अभयारण्य घोषित किया है, जिसमें दूसरा देखेंगे सेकंड है, ये पहला था, सेकंड देखेंगे इस तरह से दूसरा नहीं कि ये देश का दूसरा, अभी जो घोषित किया उसमें दूसरा। पहला जो है इसको घोषित किया है आदि चुनचुनगिरी को, और दूसरा जो है केरल में जो है चुल्लानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन से 2 हैं, केरल का चुल्लानूर और आदि चुनचुनगिरी कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टाटा समूह द्वारा किस राज्य के मोरा गांव में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की गई है? तो विकल्प में असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। सही उत्तर आपका रहेगा असम। असम जो है मोरी गांव असम में है, मोरा गांव। तो कहाँ है ये? असम में। असम में जो है टाटा समूह द्वारा इसको घोषित किया गया कि सेमीकंडक्टर जो है स्थापित किया जाएगा, सेमीकंडक्टर यूनिट जो है स्थापित किया जाएगा। इसकी जो है देखेंगे 27,000 करोड़ रुपए से ये जो है स्थापित किया जाएगा। ये 2025 में इसके प्लांट के चलने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 तक जो है ये चल सकता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस राज्य में है? असम में है। तो वीडियो कैसा है कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसके पहुंचा दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आज के लिए। टेल देम टेक केयर।